तो क्लास 2 में आते आते बच्चे बेसिक वर्ड्स, बेसिक वोकेबलरी जो बच्चों के पास होनी चाहिए वो कंप्लीट हो रहा है। एंड बच्चे कुछ वर्ड्स को लिखना भी सीख रहे हैं। अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कक्षा 3 में हम जब जा रहे हैं तब बच्चों को किस तरीके की गतिविधि हम कराएं कि बच्चे एक लेवल और आगे बढ़ पाए। रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारे जो स्किल्स है इनमें एक और लेवल आगे बढ़ पाए। विदिशा। तो पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। मैं वापस से उन्हीं पिक्चर्स को यूज करूंगी जो हम पिक्चर रीडिंग में, जैसे हम क्लासेस में हम यूज कर रहे हैं बच्चों के साथ, लेकिन इसमें मैं लेवल को थोड़ा और बढ़ा दूंगी और रिटन टेक्स्ट भी ऐड करूंगी इसके साथ। जैसे मैं पहले ये पिक्चर बच्चों को शो करूंगी, उनको मैं पूछूंगी कि इस पिक्चर में उन्हें क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, कौन है ये लड़की, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। कुछ प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछूंगी उनसे ताकि वो इन पिक्चर्स में बता पाए कि क्या चल रहा है। फिर उसके साथ मैं उन्हें ये टेक्स्ट भी दूंगी, मनु सॉ एवरीवन फ्लाइंग काइट्स। और ये जो सेंटेंस है इसको हम साथ में पढ़ेंगे, फिंगर रीड करेंगे, हर एक वर्ड पे पॉज करते हुए पढ़ेंगे। और फिर बच्चे मेरे बिना इसको सेपरेटली खुद से इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे, ताकि वो पूरे स्टोरी को, आपने देखा होगा मैंने छोटे सेंटेंसेस लिए हैं, इतने बड़े हम्म। सेंटेंसेस नहीं है कि बच्चों को बहुत डिफिकल्टी हो। ये पिक्चर को समझाने के लिए ये एक सेंटेंस काफी है कि मनु सॉ एवरीवन फ्लाइंग काइट्स। ऐसे ही वो पूरे कहानी को पढ़ेगा। यहाँ मैंने केवल 4 वाक्यों का उदाहरण लिया है, शायद 8 से 10 सेंटेंसेस लगे हमें एक स्टोरी को पूरा करने में क्लास 3 के लेवल पे। अब इसके बाद जब मैंने स्टोरी को इस तरह इंट्रोड्यूस कर दिया है, हमने टेक्स्ट को पढ़ा है साथ में, अब बच्चे जो टेक्स्ट में लिखा है उसको वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक पिक्चर है, उन्हें समझ में आ रहा है कि फ्लाइंग काइट्स क्या होता है। ऐसे मीनिंग मेकिंग भी हो रही है। और अब मैं विदिशा जी, विदिशा यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम पिक्चर्स दिखा रहे हैं बच्चों को, कुछ सेंटेंस भी उसी पिक्चर से रिलेटेड कुछ सेंटेंस भी दे रहे हैं, कुछ सवाल भी हम फिर बच्चों के साथ कर सकते हैं। फिंगर रीडिंग जो हो रहा है उसी के साथ साथ कुछ सवाल भी हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी काइट्स आर देयर। इस तरीके के जो बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हमारे टीचर्स भी चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि इस पिक्चर को दिखा के आप क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं बच्चों से। कुछ सवाल भी आप अगर चैट बॉक्स में शेयर करें तो ऐसे सवाल भी शायद बच्चों को हेल्प करेगा कि इस पिक्चर को और भी ज्यादा और बेहतर कॉम्प्रिहेंड करने समझने में, में। जी। बिल्कुल, और ज्यादा इसकी और मीनिंग मेकिंग के लिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस उनको पूछूंगी, जिससे वो पिक्चर को और स्टोरी को और बेहतर समझ पाएंगे और हर एक एस्पेक्ट को पे गौर करेंगे। अब मैंने ये स्टोरी बच्चों को सुना दी है, अब हम क्या करेंगे कि हम स्टोरी बच्चों को समझ जाए इसके सीक्वेंस पे काम करें। तो जैसे मैंने जी। उनको ऑलरेडी ये पिक्चर्स, बच्चों को पता है कि किस पिक्चर का क्या मतलब है, इस किस पिक्चर में क्या हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इन पिक्चर्स को जंबल कर दिया है, ये ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकती हूँ और एक होल क्लास एक्टिविटी भी कर सकती हूँ। ग्रुप एक्टिविटी में मुझे बस ये करना होगा कि हर ग्रुप को हर एक पिक्चर का एक सेट मिलेगा, सभी के पास सारे पिक्चर्स होंगे और वो ग्रुप में इसको क्रम में अरेंज करेंगे, स्टोरी का जो क्रम है उसमें इसको अरेंज करेंगे। अगर ये होल क्लास एक्टिविटी है तो मैं बोर्ड पे चीजों को डिस्प्ले करूंगी और बच्चे सेम प्रोसेस करेंगे बट पूरे क्लास के साथ। लेकिन अगर मैं बिल्कुल। इसको एज अ होल क्लास करती हूँ दो भी, तो मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मुझे ये नोटिस करना पड़ेगा कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए। तो लेकिन वो ऑब्जेक्टिव मेरा फुलफिल नहीं हो पाएगा अगर सिर्फ कुछ ही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, सारे बच्चे इंग्लिश में कुछ शेयर करें, अपनी वो क्या सोचते हैं इसको अरेंज करने की कोशिश करें। तो मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लाना है होल क्लास में, मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होगा। तो होल क्लास में मुझे ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी, कॉन्शियसली अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, और ना कि जी। कुछ ही चोजन स्टूडेंट्स।
बिल्कुल। और ऐसे ही रीअरेंजमेंट एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं, जैसे कुछ सवाल हमारे टीचर्स ने भी सजेस्ट किए हैं, वंदना अग्रवाल जी ने शेयर किया कि बच्चे क्या कर रहे हैं और पक्षी को चोट कैसे लगी। तो ये सारे जब सवाल जवाब हो रहे हैं, बच्चे इस पिक्चर्स को और भी ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं। एंड इस पिक्चर को बहुत इतने अच्छे से समझने के बाद जब ये सीक्वेंसिंग एक्टिविटी होगा, रीअरेंज होगा, बच्चे इसके सीक्वेंस के साथ साथ उनके मन में भी एक पूरे एक स्टोरी क्रिएट हो रहा होगा। तो ये बहुत उनको पूरे एक कॉम्प्रिहेंड करने में मदद कर रही है। बिल्कुल। जी और दीक्षा। फिर इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि अब हम उनको रीडिंग पे ले जाएंगे सीधा, जिसमें बच्चों को ऑलरेडी स्टोरी पता है, बच्चों को स्टोरी का क्रम पता है। और ये जो सेंटेंसेस है, ये चार्ट पे मैंने लिख करके बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया है। जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये जी एक चार्ट का प्रोटोटाइप है जिसमें मैंने सारे सेंटेंसेस सीरीज में करेक्ट सीक्वेंस में लिखा है। और अब मैं जो ग्रुप्स बने हुए हैं बच्चों को, जिसमें वो फोटोज को रीअरेंज कर रहे थे, अब वो स्टोरी स्लिप्स को रीअरेंज करेंगे। सेंटेंसेस पे एक स्ट्रिप पे मैंने केवल एक सेंटेंस लिखा है, और ऐसे ही 8-10 जितने भी सेंटेंसेस चाहिए इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, वो सेंटेंस का स्ट्रिप बंडल मैं हर एक ग्रुप को दे दूंगी। और बच्चे अब इसको पढ़ते हुए, क्योंकि कुछ वर्ड्स, उनको बहुत सारे वर्ड्स है जो वो अब पढ़ सकते हैं एक्चुअली। और जैसे बर्ड है, होम है, ट्री है, फ्लाइंग, काइट्स, ये सब वो स्टोरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टोरी के अलावा भी पढ़ चुके हैं। और इसको रेफर वो कर सकते हैं इस चार्ट पे जो बोर्ड पे ऑलरेडी है। अभी इसको मैं बोर्ड पे रख रही हूँ। बच्चे इस चार्ट को रेफर करते हुए, अपने पुराने एक्टिविटीज को रेफर करते हुए, पढ़ते हुए इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे। अभी ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, अभी ये जम्बल्ड है। करेक्ट ऑर्डर में बच्चे पढ़ते हुए उसको लगाएंगे। बाद में इस चार्ट को मैं अपने क्लास में जो सब्जेक्ट कॉर्नर है वहां पे पेस्ट करके रख दूंगी, हैंग कर दूंगी कहीं, ताकि बच्चे बार बार इस टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करें। क्योंकि कई बार केवल एक बार किसी टेक्स्ट से इंटरेक्ट करना काफी नहीं होता है। तो ये टेक्स्ट बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगी अपने सब्जेक्ट कॉर्नर पे। बच्चे इस टेक्स्ट के साथ कई बार इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इंश्योर कर रही हूँ कि बच्चे जो है रीडिंग कर रहे हैं एक्चुअली, ना कि केवल आइडेंटिफिकेशन से चीजों को अरेंज कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं। बिल्कुल। और विदिशा, यहाँ पे भी मुझे एक बहुत मजेदार एक्टिविटी दिख रही है जहाँ पे बच्चों के बीच में इंटरेक्शन की बहुत संभावना है। हमारी कोशिश रहते हैं कि क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, बच्चे इंटरेक्ट करें। तो इस गतिविधि में भी हम ये मौका बच्चों को दे सकते हैं कि हम ऐसे ही अलग अलग स्ट्रिप्स, जो वर्ड्स के स्ट्रिप्स हैं, हम सेंटेंस के जो स्ट्रिप्स हैं वो हम बना सकते हैं, और बच्चों को ग्रुप में बांट के हर ग्रुप को सेट ऑफ स्ट्रिप्स दे दें, और वो अपने ग्रुप में बातचीत करके आपस में डिसाइड करें, इस स्टोरी को सीक्वेंस में लाए। तो इसमें बच्चों को रीडिंग भी हो रहा है, बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, स्टोरी के सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आप बोल रहे थे, क्लासरूम में एक इनपुट रिच क्लासरूम भी बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ एक ही क्लासरूम में एक एक्टिविटी के माध्यम से हो सकता है।